नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। बिजनेस दास्तान इंडिया में आज आप सबका स्वागत है। और हमारा पहला एपिसोड इज कम अप विद क्या अमेजिंग गेस्ट, एंड ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ मेच्योरिटी, तजुर्बा टू दिस इस स्टूडियो के अंदर। और आज हमको इनके साथ बैठ के इतना कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट मी फर्स्ट टेल यू 2 और 3 इंस्टेंसेस जो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे, इससे पहले मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करूं। सबसे पहला मैं देखता हूं कि लोग आईफोन खरीदते हैं 1.5 लाख, 1,70,000, 2 लाख, लेकिन उसका इंश्योरेंस नहीं लेते। इनफैक्ट मैंने भी एक टाइम पे फोल्ड सैमसंग का खरीदा था, लेकिन उसका इंश्योरेंस नहीं लिया। और जब वो टूटा तो मेरे दिल को इतना दुख हुआ कि मैं बता नहीं सकता। ये तो हो गई मटीरियलिस्टिक चीज़ों की बात। जब हम अपनी हेल्थ की बात करते हैं तो हम बिल्कुल ही 2 रुपए खर्च नहीं करते, जब तक वो आपत्ति या तलवार तुम्हारी गर्दन तक नहीं आती। हाँ, बिल्कुल सही समझे हो। आवर फर्स्ट गेस्ट टुडे इज प्रोफेसर डॉक्टर रमेश दुग्गल सर, जो होलिस्टिक फाइनेंशियल सर्विसेज के फाउंडर हैं। और ये इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज, इन सब में डील करते हैं। एंड लाइफ इंश्योरेंस, जिसको मैं भूल गया हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस वेलकम दुग्गल सर। Thank you, Jaskaran. Sir, it is an honor that we have such a great person like you, because मैं आपसे काफ़ी देर से आपके टच में हूँ। आई हैव बिन टॉकिंग टू यू, इंश्योरेंस हम आपसे लेते हैं। बट इन दिस होल सर्कल ऑफ लाइफ आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाई यू, बिकॉज आप जो चीज़ लोगों के लिए कर रहे हैं, वो आई थिंक हमारे देश में अभी तक बहुत ज़्यादा लोगों को उस चीज़ की वैल्यू नहीं है। बिकॉज द इंश्योरेंस इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग व्हेन इट कम्स टू हेल्थ और लाइफ एज ऑफ नाउ, जैसे बाहर के देशों में है। क्या ये आपको लगता है कि इंडिया के अंदर भी एक मैंडेटरी चीज होनी चाहिए? ये दोनों बातें हैं जसकरण के मैंडेटरी भी होनी चाहिए और हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है उस पे लोगों को लगता है कि इंश्योरेंस तो वेस्टेज है। ऐसा नहीं है। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, यूएस की बात करें, कनाडा की बात करें, सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ उनकी जो इनकम है दैट गोज़ टू इंश्योरेंस एंड अदर सेविंग्स, लाइफ सेविंग्स। वेयर एज इन इंडिया अभी भी हमारी सोच वही है कि इस पे पैसा क्यों खराब करना है। और मेरे को ऐसा लगता है दुग्गल सर कि जैसे इंश्योरेंस की बात होती है, सब घबरा जाते हैं। इनफैक्ट मैं देखता हूँ कि जब तक किसी को पहली बीमारी, जहाँ पहली बीमारी हिट नहीं करती, जहाँ उसके पैसे लगते हैं, तब तक इंश्योरेंस के बारे में कोई सीरियसली सोचता नहीं है। ऐसा आपने भी केसेस देखे हैं कि जब पहली बीमारी आई, उसके बाद उनका खर्चा हुआ हॉस्पिटल में 2 ढाई 3 4 लाख रुपए लग गया, एंड देन ही बिकम्स अ रेगुलर इंश्योरेंस बायर। ऐसा होता है आपके साथ? जी हाँ, मैंने अपनी 42 साल की सर्विस में देखा है हो जब 1986 में पहली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आई थी, तो पूरे साल में जिस इंश्योरेंस कंपनी में मैं काम करता था, हमें टोटल 12 पॉलिसीज़ बिकी और वो भी जो अच्छे क्लाइंट्स थे हाई नेट इनकम वाले कि उन्होंने कहा कि ठीक है ले लेते हैं कि इसकी ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन धीरे-धीरे जैसे ये बढ़ने लगा और लोगों को महसूस हुआ कि भाई सिर्फ जो गवर्नमेंट के हेल्थ कवर दिया जाता है हॉस्पिटल्स में ये सफिशिएंट नहीं है। तब इसकी इम्पोर्टेंस लोगों को महसूस हुई है। देखिए ऐसा है, जो भी हम फ्लड्स हैं या अर्थक्वेक है, अगर गवर्नमेंट कुछ भी देगी तो चैरिटी होगी। लेकिन जब हम खुद अपनी जेब से प्रीमियम देते हैं, ये हक है हमारा, हम अपनी चीज़ ले सकते हैं। बट ऐसा होता है दुग्गल सर, बीइंग इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, हम अपने अपने काम में बड़े व्यस्त रहते हैं सारे लोग, हर बंदा, चाहे वो एक किराने वाला है या एक कार का डीलरशिप है या कोई भी है। ये सब भागदौड़ के अंदर जैसे ये लोग इंश्योरेंस एजेंट का नाम सुनते हैं, तो पहले सबसे पहले उसका फ़ोन ब्लॉक पे डालते हैं। मतलब ये बात, मैं आज एक्चुअली में मेरे मन में भी ये सवाल है, क्या बीइंग एन इंश्योरेंस एजेंट इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, कि ये एक बेइज्जती है? देखिए, आपकी जिस कारण इस बात का जवाब मैं थोड़े से छोटे से एक जोक से दूँगा। मेरे एक दोस्त की बेटी डॉक्टर है, उसको बहुत से रिश्ते आते थे, डॉक्टर, इंजीनियर्स, आईएएस, आईपीएस, वो सबको रिजेक्ट करती थी। थोड़े दिन बाद मेरे दोस्त का फ़ोन आया, "भई मुबारक है, तुम्हारी भतीजी ने एग्री कर ली है, शादी कर रहे हैं।" मैंने कहा, "वो कौन किस्मत वाला लड़का है?" तो बड़े ढीले से मुँह से बोलता है कि, "वो तो इंश्योरेंस एजेंट है।"
तो मैंने कहा ऐसा क्यों घबरा के कह रहे हो, जरा बेटी से बात कराओ। तो मैंने पूछा, बेटा आपको वो लड़का कैसे पसंद आया, जबकि आपको डॉक्टर इंजीनियर अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे। तो कहती है, अंकल वो पीछे ही पड़ गया था क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट था। क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट था। तो मुझे लगा कि ये जो है प्यार में भी ऐसे ही पीछे ही पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ प्रोफेशन लाइक इंश्योरेंस एजेंट, आप अगर कहीं भी और देश में, किसी की भी और देश में जाके चेक करोगे, वेयर द पॉलिसीज आर एक्चुअली मैंडेटरी, दीज गाइज विल बी वेरी हार्ड टू रीच। यहाँ पे शायद वो ज़रूरत एक्सेप्ट द मोटर इंश्योरेंस इतनी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए वो इज्जत और लोगों की नॉलेज आई थिंक चेंज होने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन अब हो रही है। मैं आपकी बात का इस तरीके से जवाब देता हूँ। पहले इंश्योरेंस एजेंट जो फॉरेन में हैं उनको हम एडवाइजर्स कहते हैं, और उनको वाकई ही पकड़ना बड़ा मुश्किल है। और अगर वो आपके पास इंश्योरेंस के लिए आते हैं तो वो प्रोफेशनल फीस भी चार्ज करते हैं अलॉन्ग विद प्रीमियम। ये ट्रेंड मेट्रोज़ में भी शुरू हुआ है। मुंबई में मैं रहा हूँ, मैं वहाँ पर कोई एजेंट किसी दूर जगह जाता था किसी के पास, तो वहाँ पर वो अपनी प्रोफेशनल फीस ही लेता, बाकायदा उसको रसीद देता था। जहाँ तक रिस्पेक्ट की बात है, अब वक्त आ रहा है कि लोग चेंज हो रहे हैं। एक वक्त था इंश्योरेंस एजेंट को लोग कहते पीछे ही पड़ गया, दफ़ा करो इसको। आज वो बात नहीं है। आज माइक्रो एजेंट्स हैं जो 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस करते हैं। आज जो जनरल एजेंट्स हैं, ये लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट्स हैं जो रेगुलर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ करते हैं। रूरल एजेंट्स हैं जो गाय भैंसों का बीमा भी करते हैं। उसके बाद आज कॉरपोरेट एजेंट्स हैं जो एक बड़ी एजेंसी ले लेते हैं, उसके अंदर 200 400 एजेंट्स हैं डिफरेंट सिटीज़ में। उसके बाद ब्रोकर्स हैं। इंश्योरेंस कंपनी तो बहुत बाद में आती है। इनफैक्ट इट हैज़ कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। मतलब एक छोटे से फ़ोन से लेके आज बड़ी-बड़ी टनल्स बनती हैं, रोड्स कंस्ट्रक्शन होती हैं, हाईवेज़ बन रहे हैं हमारे। आई थिंक इनके भी इंश्योरेंस होते हैं। देखिए, जब इंश्योरेंस की बात करते हैं तो ए से लेकर जेड तक इंश्योरेंस जो होता है। आपको ऐसा लगता है दुग्गल सर, जो आज हमारे बिज़नेस ओनर्स हमको देख रहे हैं, कुछ हमको यंगस्टर्स भी देख रहे हैं जिन्होंने अपनी कभी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू नहीं की। आपको क्या लगता है इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? इवन फॉर बिज़नेस ओनर्स जिन्होंने नया-नया धंधा स्टार्ट किया है, या कोई ऐसा बच्चा जो अभी कोई अपनी ज़िंदगी शुरू करने वाला है। आपको क्या लगता है वो क्या ऐसी कुछ बातें हैं जो उसको ध्यान रखनी है व्हेन ही गेट्स हिज़ फर्स्ट सैलरी? देखिए, हम लोग इंश्योरेंस प्लानिंग भी करते हैं, लाइफ की प्लानिंग भी करते हैं, लाइफ मीन्स फाइनेंशियल प्लानिंग। उसके बाद हम कैपेसिटी बिल्डिंग भी करते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग में हम लोगों को एजेंट्स की तरह एडवाइजर्स का तैयार करते हैं, उसको इंटरव्यूज़ दिलवाते हैं, उनको पेपर क्लियर करवाते हैं, और उसके बाद उनको कोशिश करते हैं कि उनको डिफरेंट कंपनीज़ में उनको जो जॉब भी मिल जाए। जहाँ तक लाइफ प्लानिंग की बात है, तो इसमें जब पहली सैलरी किसी को मिलती है, या बिजनेसमैन है तो जिसका पहला बिजनेस वो शुरुआत करता है और उसको लगता है कि इस महीने मुझे बेनिफिट शुरू हो गया है, तो उनको इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेनी चाहिए। अब आप कहेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी तो देयर आर मोर देन 200 प्रोडक्ट्स, तो सभी तो नहीं ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन 3-4 पॉलिसीज़ जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, जिसको मैं कहता हूँ हिप टिप सिप। हिप मीन्स हेल्थ इंश्योरेंस। हिप, टिप, सिप, माय गॉड! ये टर्मिनोलॉजी का थोड़ा-सा इलैबोरेशन भी मेरे को बताओ सर आप। देखिए, हिप मीन्स हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। हम अपने आप को ठीक समझते हैं, बिल्कुल है, लेकिन कब कैंसर अटैक कर जाए, कब हेपेटाइटिस अटैक कर जाए, और अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ तो वक्त लगेगा। लेकिन यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी में आपने अगर ये पॉलिसी ले रखी है तो आप अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इमिडिएटली पता लग जाए कि अरे मुझे कैंसर होने वाला है तो भाई मैं पॉलिसी ले लूँ। हम तो गॉड ऑलमाइटी से कहते हैं कि किसी को ये बीमारी हो ही ना, लेकिन अगर हो जाए तो घर के घर तबाह हो जाते हैं, क्योंकि इतना पैसा नहीं घर में होता कि आप इलाज करवा सकते हैं। आपने अभी एक एग्जांपल देखी होगी कि अभी एक एयर टैक्सी, मेडिकल एयर टैक्सी, वो जो झारखंड से चली और थोड़ी दूर जाके वो क्रैश हो गया। उस पे देखिए कि उस
गरीब फैमिली ने 7 लाख रुपए लोन लिया था किसी बैंक से एयर टैक्सी के लिए। तो ये अगर हम ये हमारे पास सब चीज़ों का इंश्योरेंस है, तो हम लोग मतलब उसमें परेशानी नहीं होगी इंश्योरेंस। उसके बाद आके टिप, टर्म इंश्योरेंस प्लान। मुझे याद है कि जब मैं सबसे पहले मैं टिप के बारे में सुना था, घर में मैंने कहा कि हमें टिप लेनी चाहिए, तो वाइफ कहती है टिप क्या होता है? मैंने कहा कल को मेरी डेथ हो जाए तो मेरे परिवार को कोई परेशानी नहीं होगी। कहते छोड़ो जी ऐसी बात, मनहूस बातें मत करो आप। ये कौन ऐसी बातें कौन करता ऐसी है? बातें कौन करता है? कुछ नहीं होगा आपको। लेकिन आपको पता है जब जहाज अहमदाबाद से उड़ता है लंदन के लिए, वो 7 मिनट क्या 15 सेकंड के बाद वो जहाज गिर जाता है, 280 लोग मर जाते हैं। अगर उन लोगों ने टिप लिया है तो 10 करोड़ का या 5 करोड़ का, तो उनकी परिवार को पीछे से रोने के साथ उनको जो है एक सोलेस भी मिलेगी, सतावना मिलेगी कि हमारे पास फैमिली पालने के लिए पैसा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पिक्चरों में होता है सर, कि किसी के जाने के बाद उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। ये तो डायलॉग है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए, उसके जाने के बाद उसकी कमी और भी खलेगी अगर जेब में पैसा नहीं होगा तो। एक फैमिली जिसका ब्रेड अर्नर नहीं रहा अब, अगर वो जाने के बाद उनको 2 रुपए भी नहीं मिले, तो उसकी कमी खलने के साथ-साथ आप तकलीफ़ों के एक बवंडर के अंदर भी फँस जाओगे। लेकिन अगर उसके जाने के बाद आपको 5 या 10 करोड़ मिलता है, तो तुम उसको खुशी से याद करोगे। थैंक गॉड उन्होंने उस टाइम पे ये पॉलिसी ले ली थी। तो मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। देखिए इंडियन सिस्टम में अगर सिख फैमिली में कोई डेथ हो जाती है तो गुरुद्वारे में उसकी 13वीं करते हैं। मुसलमानों में अपने हिसाब से करते हैं, क्रिश्चियंस में करते हैं, हिंदूज़ में करते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जब मैं इंश्योरेंस में आया तो मैंने रूरल इंश्योरेंस से काम शुरू किया था। तो मेरी एक आदत थी कि मैं इंश्योरेंस ज़रूर करता था। कोई भी क्लाइंट आए उसको ज़बरदस्ती 60 रुपए की पॉलिसी में 1 लाख रुपए की पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी देता था। अब ये होता था जब गुरुद्वारे में जाते थे 13वीं के दिन, ड्राइवर की या कंडक्टर की डेथ हो गई है, सब लोग रो के सतावना दे के चले गए। तब भाई जी वहाँ कहते थे भाई इंश्योरेंस वाले बीमे वाले आए हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले अफ़सोस करते थे, वाहिगुरु का नाम लेके 1 लाख रुपए का चेक लेके उसकी पत्नी को जाके देते थे। वो और ज़्यादा रोना शुरू होती थी और वो कहती थी कि ये देखिए बाकी तो रिश्तेदार भी चले गए, लेकिन इंश्योरेंस वाले मेरे सबसे ज़्यादा रिश्तेदार 1 लाख रुपए का चेक मुझे दे के जा रहे हैं जो मेरे बच्चों के लिए काम आएगा। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि हमें पता नहीं है, ये हमें हिप टिप सिप, ये हमें ये लगता है कि ये ड्रामा है, कुछ नहीं है, वेस्टेज ऑफ मनी, ऐसा नहीं है। अब मैं सिप की बात करता हूँ, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मिनिमम आप 500 रुपए से शुरुआत कीजिए। क्या बात कर हाँ, 500 रुपए कहाँ लगता है? 500 रुपए बहुत हम करवाते हैं। हमारे 500 रुपए में हम अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देखिए सकते हैं। प्रूडेंट, सर कैमरे पे बोल रहे हो सर। मैं झूठ नहीं 500 बोल रुपए। रहा हूँ। यस, आई वे माय वर्ड्स। आपको हर महीने को 500 रुपए ही बचाता है, वो भी आए। क्यों नहीं? आपके लिए टाइम वेस्ट नहीं है कोई सर ये। वेस्टेज नहीं है। दिस इज अ बिग क्लेम। 500 रुपए का महीना है और जब उसको इनकम बढ़ेगी उसी में और ज़्यादा भी कर सकता है। देखिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है या म्यूचुअल फंड्स है, उसमें आप ये मत सोचिए कि हमें 1 साल के बाद जो है क्या मिलेगा। आज बैंक है 4%, 5%, 6% देता है। लेकिन यहाँ पर जो है 10-15% तक ये होता है, और जो हाई रिस्क फैक्टर्स है, जैसे आपने अभी पिछले दिनों में देखा सिल्वर और गोल्ड कैसे ऊपर जा रहे थे, तो लोग एकदम भी मतलब कमाते हैं पैसा उसमें। मैं ये एडवाइस नहीं करूँगा कि आप जो है मेटल्स में या हाई प्रोफाइल एरियाज़ में लगा, हमारी बात सुन के इन्वेस्टमेंट मत करो। लेकिन आपको अपनी फैमिली के लिए सिर्फ फैमिली प्लानिंग ही ज़रूरी नहीं है, फाइनेंशियल प्लानिंग भी ज़रूरी है। और फाइनेंशियल प्लानिंग जो है ये हिप टिप सिप दैट इज़ द बेस्ट। उसके बाद गाड़ी का इंश्योरेंस है, उसमें थर्ड पार्टी दैट इज़ मैंडेटरी, वो तो गवर्नमेंट कहती है वो करवाना ही पड़ेगा, ना तो चालान कटेगा। आपकी शॉप का इंश्योरेंस है, घर का इंश्योरेंस है। आपने देखा पिछले दिनों में जम्मू में, मैंने अपनी 70 साल की उम्र में पहला फ्लड्स और पहली बारिश देखी, लोग तबाह हो गए, लोगों के घर तबाह हो गए, दुकानें तबाह हो गई, गाड़ियाँ गैराज में तबाह हो गई। तो और जिल इसके बाद पॉलिसी ज्यादा बहुत ज़्यादा बिकी हैं, लोगों को अवेयरनेस आई है। सर यही मेरी बात है कि आप देखिए कब लोग ज़्यादा खरीदना शुरू करते हैं सामान, जब उनके ऊपर पहली आपत्ति आती है। इसके साथ मुझे अपना एग्जांपल याद आता है। आई हैड माई फर्स्ट साइनस सर्जरी
और मेरे को याद है, मैं शायद वी वेंट टू जालंधर एंड वी गॉट इट ऑपरेटेड। जब वो पहला बिल आया ना 2 लाख रुपए का, हॉस्पिटल में पैसे लगे, आई रियलाइज बॉस, इंश्योरेंस होती तो ये मेरी जेब से जाना ही नहीं था। द एक्सपेंस टुडे, द मेडिकल एक्सपेंस टुडे इज टू हाई। एंड अगर आपको कोई टर्मिनल इलनेस है, फिर तो आप भूल ही जाओ कि कभी आप, या तो आप बहुत अच्छे HNI हो, विच इज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, आपके पास बहुत पैसा है। अगर आप एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास हो, तो आपकी पीठ तोड़ देगा वो बीमारी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है सर, व्हेन वी टॉक अबाउट अदर इंश्योरेंसेज, गाड़ी के अंदर लोग थर्ड पार्टी को ना एक्चुअली में आज तक समझे नहीं है कि गाड़ी की इंश्योरेंस और गाड़ी की थर्ड पार्टी ये कवर क्या क्या करती है, आधी से ज्यादा दुनिया पढ़ती भी नहीं है। हमारे कुछ अच्छे लोग रहे हमारे साथ आपके जैसे, जिन्होंने समझाया हमें। बट आई वॉन्ट, आज आप हमारे व्यूअर्स को ये भी बताओ कि जो कार इंश्योरेंस होती है और जो थर्ड पार्टी होती है, दो दो है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड थर्ड पार्टी, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर ये मतलब क्या है इसका? ये सरकार ने मैंडेटरी किसको किया है, किसको नहीं किया है, और ये क्या क्या कवर करती है? देखिए मोटर की पॉलिसी है, जब हम नई कार निकलवाते हैं या किसी से सेकंड हैंड भी लेते हैं हम लोग, उसका दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं। एक होती है कंप्रेहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी, उसमें जो है, जो ऑन डैमेज है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी को आग लगी, अर्थक्वेक में नुकसान हो गया, फ्लड में नुकसान हो गया, गाड़ी चलते चलते जो है उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके जो नुकसान हो गया, उस पर जो है आप ऑन डैमेज कवर होते हैं। अभी कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ने रिसर्च के साथ साथ, पहले मैकेनिकल डैमेज जो है कवर नहीं होता, अब कार चला रहे हैं, कार बंद होगी, ये क्या हुआ जी, कोई मैकेनिकल डैमेज है, वो कवर नहीं था। लेकिन अब कुछ कंपनीज ने एक्सटेंडेड कार इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है, जिसमें ये मैकेनिकल डैमेजेस भी कवर हो रहे हैं, जो अभी तक नहीं थे। ये होगी आपकी ऑन डैमेज पॉलिसी। दूसरी आपका थर्ड पार्टी का पोर्शन है, उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट बाय द गवर्नमेंट। आप कार या मोटर जो है उसको रोड पर चला रहे हैं, तो उसके बाद कि एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की डेथ हो गई है, अगर वो इंजीनियर है 22 साल का, 24 साल का, वो 2 करोड़ रुपए मांगेगा कोर्ट में जाके, आपके पास 2 करोड़ रुपए कहाँ पर है? तो कोर्ट जो डिसाइड करता है, थर्ड पार्टी, उस पे कहते हैं मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम्स ट्रिब्यूनल, वहाँ पर पार्टी जाती है, वो वहाँ पर कोर्ट जो है डिसाइड करता है कि इनकी इनकम कितनी थी, अगले 20, 25, 30 साल में ये कितना कमाता, उसके हिसाब से 10-10 करोड़ रुपए का भी जो है क्लेम कंपनसेशन, ये मुआवजा दिया जाता है। ये है थर्ड पार्टी। दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, और हम इसको मानते ही कुछ नहीं है। अभी एक सर्वे हुआ है चंडीगढ़ का, उन्होंने देखा कि 2.5 लाख व्हीकल्स आर विदाउट एनी इंश्योरेंस, कोई बाहर से आ रही हैं, कोई वहीं की हैं। अब देखिए और चंडीगढ़ जैसे चंडीगढ़ शहर जो में बहुत पढ़े लोगों का, सोचो, जहाँ डर लगता है गाड़ी चलाते हुए, मुझे लगता है मैं गाड़ी ड्राइव करके चंडीगढ़ जाता हूँ, आई लीव इट एट द होटल, और मैं बाहर कैब कर लेता हूँ। मुझे लगता है यहाँ तो कोई ऊपर से SWAT टीम नीचे आएगी एकदम से आके, एंड somebody विल नॉक योर विंडो। और इतनी बार हुआ है सर, माय वाइफ एंड मी। बट ये अच्छा भी है, लेकिन मैं एक वाकया बता रहा हूँ। हम 35 सेक्टर से रात को बाहर निकले, हम शायद अपनी शादी के बाद कहीं पहला बाहर कहीं निकले होंगे बाहर, एंड वी वेंट देयर। उसने हमको रोक लिया, मैंने कहा सर सीट बेल्ट मैंने पहनी है, मेरी लाइटें ठीक है, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं। कहता सर आपने हाई बीम रखी है। मैं कहा इस पे भी चलाना है? कहता चलाना है। अगली बारी में आया, अब फिर मेरे को लगा डर लगता है गाड़ी चलाने में। अब सब बेल्ट वेल्ट पहनी थी, सब कुछ पहना था, हम शायद किसी नो हॉर्न एरिया में हॉर्न बजा दिया हमने। दे आर सो स्ट्रिक्ट विद द ट्रैफिक रूल्स, और अगर वहां पे लोग नहीं करा रहे, तो हमारे शहर में तो कितने होंगे। लोग जस्ट गाड़ी ठोक देते हैं, किसी को भी, बच्चों को गाड़ी दे रहे हैं चलाने के लिए। अभी आपने देखा श्रीनगर के कोर्ट ने किया कि अगर आप, वो नाबालिग बच्चा था, उसके फादर को 3 साल की कैद दी है और 25 साल का 25 लाख रुपए का जुर्माना किया है। तो बिल्कुल इंश्योरेंस जिंदगी खराब होगी, बदनाम हो जाते बिल्कुल, हो आप। और 3 साल के लिए लाइसेंस भी उसका जो है वो सस्पेंड कर दिया। रमेश सर, सारी बातें तो हो गई। अब हमने हेल्थ की बात कर ली, इंश्योरेंस की, हमने लाइफ की टर्म की बात कर ली। SIP रह गया सर। SIP के अंदर आपने बताया कि 500 रुपए से भी ज्यादा कम भी, उससे ज्यादा भी आप इन्वेस्ट
आपको कब ये रियलाइज़ हुआ कि होलिस्टिक फाइनेंशियल सर्विसेज़ जो हैं, इसमें मैं इंश्योरेंस के अलावा मैं फाइनेंशियल प्लानिंग भी करता हूँ, मैं एसआईपी भी बेचूँगा? देखिए मैंने 1980 से जॉब करना शुरू किया। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बीएसएफ में भी रहा, स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट रहा, इंश्योरेंस कंपनीज में रहा। 42 इयर्स में मैंने ये कभी सिप के बारे में सोचा नहीं है। तो एक वक्त आया कि मेरे फादर इन लॉ मुझे पूछते हैं, बेटा तू कितना कमाता है और कितना बचाता है? मैंने कहा जी कमाता तो ठीक ठाक हूँ, बचता कुछ नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल मुझे कही कि देखो, एक आदमी जो है 10,000 रुपये रोज कमाता है और बचाता कुछ नहीं है, वो गरीब है। और एक आदमी जो महीने के 10,000 रुपये कमाता है और 100 रुपये बचाता है, वो 20 साल के बाद वो 10,000 रुपये कमाने डेली कमाने वाले से ज़्यादा अमीर होता है। मुझे बड़ी बड़ी अच्छी बात लगी। बिल्कुल सही बात है। ज़्यादा मैं प्लानिंग तो नहीं कर सका, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने गलती की है वो मैं अपने जो दोस्त हैं, जाने पहचानने वाले हैं, उनको समझाऊँ। हाँ, रिश्तेदारों में तो समझाना मुश्किल होता है, बहुत तो मुश्किल क्या है सर। मतलब है अपना बता रहा है, लेकिन वो तो एक सोच बन जाती है सर कि ये तो अपना ही फ़ायदा देख रहा होगा। तब मैंने बेटे के साथ ऑर्गेनाइजेशन खोली है होलिस्टिक फाइनेंशियल सर्विसेज। उसपे हम लोग इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, लोन्स, जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो सारा कुछ बताते हैं। सिप जैसे मैं आपको बता रहा था, मिनिमम आप 500 रुपये से सिप शुरुआत कर सकते हो। और प्रूडेंट फाइनेंशियल्स है, म्यूचुअल फंड की नंबर 1 कंपनी है। हमने उसके साथ भी टाई अप किया हुआ है। तो बहुत से लोग आ रहे हैं तो उसका सिप का कर रहे हैं उसका। क्या सही एज है एक इन्वेस्टमेंट करने वाले इंसान के लिए, और कब आप बोलते हो कि अब तो बहुत लेट हो गया, अब तो नहीं कर सकते आप? सेविंग्स करने के लिए सर व्हाट इज़ द राइट एज? एक मिनिमम और एक मैक्सिमम, कि यार इसके बाद तुम कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। जिस कारण ऐसा है, जहाँ तक प्लानिंग की बात है, फाइनेंशियल प्लानिंग की बात है, एंड वो मैं आपको सिप की बात करूँगा। बच्चा 1 साल का होता है तो अब उसका सिप करा दो ना। जब वो 20 साल का होगा तो अगर आपने 1,000 रुपये महीने का भी उसका कराया तो वो करोड़पति होगा। आप कहोगे कि मैं रिटायरमेंट के बाद जो मेरे फंड्स मिलेंगे बच्चे को दूँगा तो मैं करोड़पति दूँगा, तो फिर अपने लिए क्या रखोगे? ऐज अगर एज़ ए मैच्योर पर्सन आप बात करोगे, 18 से 20 साल का बच्चा जब थोड़ा-सा कमाना शुरू हो जाता है और जो फर्स्ट सैलरी मिलती है उसके लिए, या पहले ही मैंने उसको कहा कि जो बिज़नेस में उसका पहला प्रॉफ़िट होता है, उसको एट लीस्ट टर्म इंश्योरेंस और सिप ज़रूर लेनी चाहिए। तो बिफोर ही इज़ इवन बॉर्न आप ये प्लानिंग अपने बच्चे के लिए कर सकते हो। जो होशो आवाज़ में है बच्चा, अब वो अपना क्या पता करियर प्लान करने लगा है। क्या लगता है 18 साल, 16 साल, 20 साल, 21 साल, किस उम्र में वो अपनी जेब से कुछ पैसा बचाना शुरू करे? 18 से 20 साल की उम्र जो है, दैट इज़ द बेस्ट। वो एज ऐसी है कि अगर बच्चे को खाने की ज़्यादा आदत पड़ जाए, तो पता चला अच्छे होटल में, अच्छे रेस्टोरेंट में चले गए, पिज़्ज़ा खाया या नूडल्स खाए या किया, 2,000 का बिल बन गया। तो महीने का उसने अगर हर हफ्ते भी जाएगा तो 8-10 हज़ार रुपये का बन जाता है। तो अगर वो महीने का 2,000 रुपये भी जमा करना शुरू हो जाता है, तो वो उसको ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा फ्यूचर में। मैं बिल्कुल सही। एक अपने रिश्तेदार की बात आपको बताता हूँ। मैंने कहा, "बेटा तुम इतना पैसा खर्च करते हो?" तो कहता, "अंकल कमाता हूँ।" तो मैंने कहा, "बेटा बचाना चाहिए।" कहता, "किसके लिए बचाना है? हमने क्या ऊपर लेके जाना है?" तो मैंने कहा, "अगर बच जाओगे तो फिर क्या करोगे?" इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसा लगता है सर कि आपकी फैमिली में लोग आपसे फ्री एडवाइस माँगते हैं आपके सर्कल में, और आपको ऐसा लगता है यार ये एडवाइस ले रहा है सिर्फ़ और टाइम वेस्ट कर रहा है, कराएगा किसी और से? ये फैमिली में भी होता है, सर्कल में भी होता है, फ्रेंड सर्कल में? क्योंकि देखो जिसके पास ये नॉलेज है, और इन मेरे जैसे आई एम अ रेस्टोरेंट कंसल्टेंट बाय प्रोफेशन, मेरे से हर बंदा बात करके क्या करेगा? वो तो जिसकी कोई इच्छा है बनाने की रेस्टोरेंट, होटल या रिज़ॉर्ट, वो सोचेगा। आपसे तो सबको ज़रूरत पड़ती है, तो आपको हर जगह लोग परेशान करते हैं कि मेरे को गाइड कर दे यार, इसमें क्या करना है? मैं इसको परेशानी तो नहीं कहूँगा, लेकिन इसको कहूँगा कि ये अब एक इस एज में मैं पहुँच गया हूँ और इतनी नॉलेज जब गेन की है, अगर मैं उसको लोगों में स्प्रेड कर सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कई लोग वैसे ही पूछते हैं, पूछ के भूल जाते हैं, कई मज़ाक उड़ाने के लिए भी पूछते हैं।
और सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है आपको अपने फ्रेंड सर्कल में और आपके रिलेशंस में। वो ज़्यादा पूछते हैं, आपसे खरीदते नहीं हैं। कमजर्फ यही प्रॉब्लम है, ये घर वाले नहीं खरीदते हैं, यही मैंने देखा है। मैं अल्टीमेटली यही आपसे पूछ रहा था। ओके, आई डोंट नो व्हाई वी ऑल हैव दैट टाइप ऑफ रिश्तेदार्स, बट हर बंदे से अगर आप पूछोगे ना तो ये तकलीफ हर बंदे को है, चाहे वो एक किराने की दुकान चला रहा है ना, वो अपने रिश्तेदारों के साथ धंधा नहीं करना चाहता। उसको डर लगता है कि यार ये तो रिश्तेदारी भी खराब होगी ऊपर से एहसान चढ़ेगा अलग। रमेश सर, आपसे बातें करके बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है हमें, बट हमारा एक लिमिटेड टाइम रहता है, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारा टाइम मैक्सिमम लोगों को नॉलेज दे, और एक व्यूअर के लिए भी उतना ही टाइम लिमिट होती है जब उसकी अटेंशन रहती है। सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट शायद आपके साथ और मन था हमारा बात करने का, लेकिन टाइम का कंस्ट्रेंट है। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक एक सीख चाहता हूँ जो आप हमारे व्यूअर्स को आज दो, बिजनेस ओनर्स, क्योंकि हमारा चैनल बिजनेस दास्तान इंडिया का ये पहला एपिसोड है। हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, हमारी टारगेट सेगमेंट भी बिजनेस ओनर्स ही है। फाइनेंशियल होलिस्टिक सर्विसेज बिजनेस ओनर्स को क्या मैसेज देना चाहता है? देखिए, आमतौर पर मैंने देखा है कि जो बिजनेसमैन है, वो जिस कैटेगरी के है ना, उस हिसाब से बात करे। जिसके पास बहुत पैसा है, वो कहता है परवाह ही नहीं है, क्या करना है इंश्योरेंस लेके, अपने आप मेरे पास तो बहुत पैसा है। जो मिडल सेगमेंट है या लोअर सेगमेंट है, उनके लिए इंश्योरेंस मस्ट है। अगर दुकान में आग लग गई, क्या करोगे? उसका आपके पास तो इतनी सेविंग भी नहीं है। आप बैंक से लोन लोगे तो आपको कर्जा भी देना पड़ेगा। आम तौर पर बिजनेसमैन की ये सोच है कि जो मैंने इंश्योरेंस वालों को पैसा देना है, वो मैं अपने बिजनेस पे लगाऊं तो बहुत अच्छा होगा। बात ठीक है, लेकिन कल को जब लॉस होता है, आपने इतना बिजनेस इंश्योरेंस वालों को नहीं दिया होता है कि आपको कल को उसका मुआवजा जो है बड़ा मुश्किल पड़े। अब मैं छोटी राइट। सी एग्जांपल देता हूँ। एक किसी की शॉप है या एक कोई डॉक्टर है, मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर्स इंडेमनिटी पॉलिसी उसने नहीं लिख रखी है। आज उसको एमबीबीएस करने में 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, और आगे एमडी एमएस डीएम करने के लिए 1 और करोड़ 2 करोड़ रुपए लगाए। एक छोटे से उससे गलती हो जाती है, पेशेंट जो है कोर्ट में चला जाता है, जाके आपके क्लिनिक का उसने पूरा जो है डॉक्यूमेंट्स के साथ कह दिया कि भाई ये जो है ये तो डॉक्टर ही सही नहीं है, इसने मेरा इतना नुकसान कर दिया है। मेंटल, मेंटल फिजिकल, फिजिकल छोटी सब सी नेग्लिजेंस के साथ सब की है। चीजें सब चीजें डाल देगा। मेंटल अब्यूज, यस, फिजिकल अब्यूज, मेरे को जी कितनी तकलीफ हुई है, मुझे ट्रॉमा हो कोर्ट गया है जी। में आपको 50 लाख रुपए का क्लेम देने के लिए कह दिया। अब आपके पास ना तो पैसे हैं, आपकी रेपुटेशन भी गई, आपके पास जो है पैसे भी नहीं है देने के लिए, तो क्या करोगे? यही एक आपने डॉक्टर से इंडेमनिटी छोटी सी पॉलिसी ली होती तो आपका फ्यूचर के लिए सेव हो जाता ना। बिल्कुल सही बात है। बट बिजनेस ओनर्स जो आज एक अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेट्स सपोज करिए कि एनी बिजनेस ओनर्स जो 5 लाख 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, उसके लिए क्या कोई ऐसी सलाह है आपके पास कि कोई रूल या कोई नंबर कि इतना पैसा, इतना परसेंट आपको अपनी कमाई का इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, जब बिजनेसमैन की बात आती है तो मैं जब आप बड़े बिजनेसमैन की बात करते हो तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, अब नाइजीरिया में भेज रहे हो, आपको रेगुलर पेमेंट भी आ रही है, लेकिन जब अगर नई पेमेंट आएगी तो क्या करोगे? उसके लिए छोटी सी पॉलिसी है, क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आपने लिया होगा तो कुछ भी होगा तो आपका कवर हो जाएगा। अच्छा, अगर किसी ने मेरे से माल लिया है और वो लिया मेरे है को पे नहीं और वो करता। आपको पे नहीं की था फॉरेन में, राइट। वहाँ पर तो आपका क्या है, क्या आपकी चलती कनेक्ट ही है नहीं है। वहां के कोर्ट्स में भी, कहाँ हाँ, पहुंचोगे आप? तो आपको जो है क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसी है, अब अगर आपने ले रखी है, तो आपको सारा क्लेम मिल जाएगा, आपका बिज़नेस बच जाएगा। आपका दूसरा सवाल आपके कम से कम कितना उसको करना चाहिए? हमारे गुरु साहिबान कहते हैं कि कम से कम 10% का जो है दान अपनी निकालना चाहिए। मैं कहता हूँ हम दान नहीं कह के कहते हैं 10% अगर हम अपना इंश्योरेंस का निकाल दें, उसमें हम लाइफ इंश्योरेंस के भी कर लें, हम अपना जनरल इंश्योरेंस के भी कर लें, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का भी कर लें, टोटल 10% अपनी इनकम का, तो हमें फ्यूचर में कोई कलयुग की कोई प्रॉब्लम हमें तंग नहीं कर सकती है। बिल्कुल सही बात है, और किसी के आगे हाथ फैलाने हाथ की जरूरत। फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये एक इंटरव्यू रहा है, और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इनफैक्ट
कुछ ऐसी बातें जो मेरे मेंटली भी ब्लॉक था, आई हैड अ मेंटल ब्लॉक की एजेंट की क्या इज्जत है जी। आज लेकिन आपके साथ बैठ के मुझे रियलाइज़ हुआ कि एजेंट की ज़िंदगी में वो जो काम कर रहा है, वो उसकी चाहे रोज़ी-रोटी हो, लेकिन जिसके लिए कर रहा है, उसका शायद सब कुछ उसकी वजह से बचेगा। सो होलिस्टिक फाइनेंशियल सर्विसेज़ का ऑफ़िस बहु प्लाज़ा में है। डू विज़िट देम वन्स। दुग्गल साहब मिलते हैं तो हमारा रेफ़रेंस है, एक फ्री कंसल्टेशन सेशन तो दुग्गल साहब आपको ज़रूर देंगे। एंड थैंक यू सो मच दुग्गल सर फॉर बीइंग हियर एंड इट वाज़ अ ग्रेट इंटरव्यू विद यू। वी वुड लव कि हमारे इस इंटरव्यू के बाद आपके पास ढेर सारी क्वेरीज आए एंड पीपल शुड अप्रोच यू बिकॉज मैं ये बेच नहीं रहा हूँ, इट इज़ अ नेसेसिटी दैट आई बिलीव एवरीवन शुड हैव। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। आप कभी भी आइए, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी हमें डीएम करें या हमें अप्रोच करें। वी विल डेफिनेटली हेल्प यू विदाउट एनी कॉस्ट और ऑलवेज वेलकम। थैंक यू। अगर आप भी बिजनेस ओनर हो और अपनी स्टोरी दुनिया को बताना चाहते हो, यू वांट टू शोकेस योर प्रोडक्ट, योर सर्विसेज, योर ब्रांड, डू रीच आउट टू अस, क्योंकि हम शायद आपकी उस केस में कुछ मदद कर पाएं और हम वो बता पाएं जो एक बिजनेस को अनफिल्टर करके आप दुनिया को बता सकते हो, व्हाट यू हैव डन डिफरेंटली, इनोवेटिवली। दैट इज़ वेयर वी आर गोइंग टू हेल्प यू। सो बिजनेस दास्तान इंडिया के पेज को सब्सक्राइब करो, हमारा इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करो एंड डू लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस एपिसोड। थैंक यू सो मच।